नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नए साल पर भी बॉर्डर पर डटे रहे किसान और इसी के साथ आंदोलन पर हुआ 70,000 करोड़ का नुकसान। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नए साल के पहले दिन ही आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, फिर बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने की बिहार में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा, कहा नए कृषि कानूनों का विरोध जारी रहेगा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नए साल पर भी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। PHDCCI का अनुमान, आंदोलन से हुआ 70,000 करोड़ का नुकसान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलनों की वजह से दिसंबर तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। यह अनुमान PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लगाया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से इस नुकसान का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में देखने को मिल सकता है। PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि बीते 36 दिनों से चल रहे कृषि आंदोलन की वजह से 2020-21 की तीसरी तिमाही में करीब 70,000 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। इस नुकसान की बड़ी वजह आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान है। साथ ही अग्रवाल ने यह भी कहा कि आंदोलन की वजह से ऑटोमोबाइल, कृषि मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यटन और परिवहन जैसे क्षेत्रों का भी काफी नुकसान हुआ है। खासकर उन क्षेत्रों को ज्यादा नुकसान हुआ है जहां कच्चे माल की आपूर्ति होती है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार और किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर जुर्माना और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर सहमति बन गई है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चैम्बर जल्दी ही दोनों मसलों के जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहा है। ज्ञात हो कि 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक में कुल 4 मांगों में 2 मांगे मान ली गई थी, जबकि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के पहले दिन ही आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, फिर बढ़े एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, जाने नई कीमत। जी हां दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। साल 2021 की शुरुआत होते ही एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर के रेट के बढ़ने से आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ा है। इस कीमत बढ़ोतरी के साथ ही कई लोगों के जेब पर बोझ बढ़ेगा और उनके महीने का बजट बिगड़ जाएगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जनवरी महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। इसके मुताबिक बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन ये कीमत सिर्फ कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाया गया है। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1,332 रुपए से बढ़कर 1,349 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 17 रुपए तक महंगा हो गया है। 15 दिनों के अंदर वो 2 बार बढ़े थे सिलेंडर के दाम। इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 694 रुपए हो गई है। 15 दिनों के भीतर दूसरी बार गैस सिलेंडरों की कीमतों को बढ़ाया गया था। इससे पहले तेल कंपनियों ने 3 दिसंबर को गैस सिलेंडर के भाव में 50 रुपए का इजाफा किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने की बिहार में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा, कहा नए कृषि कानूनों का विरोध रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बिहार की राजधानी पटना में किसानों पर लाठीचार्ज को प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता बताई है। मोर्चा ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज की वह कड़े शब्दों में निंदा करता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को पटना में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के दौरान हुई झड़प में पुलिस ने लाठियां भांजी। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न किसान संगठनों की अगुवाई में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन शुक्रवार को 37वें दिन भी जारी रहा। वहीं बुधवार को सरकार के साथ किसानों संगठनों के छठे दौर की वार्ता में 2 मसलों पर हुई सहमति को मोर्चा ने एक बड़ी जीत बताई है। मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में सरकार ने विद्युत ऑर्डिनेंस न प्रस्तुत करने का और वायु प्रदूषण ऑर्डिनेंस में खेती व किसानों को बाहर रखने का आश्वासन तो दिया, लेकिन किसानों की मुख्य मांगों 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और सभी फसलों पर सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता देने संबंधी ठोस समाधान नहीं हो सके। हालांकि 2 मसलों पर सहमति देश के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने और निजीकरण को रोकने की हमारी मांग
संबंधी बड़ी जीत है। मोर्चा ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर आज अनेक लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारों ने प्रदर्शन में भाग लिया और किसानों को समर्थन दिया। मोर्चा ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु, हैदराबाद, केरल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से नए साल का उत्सव दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरना प्रदर्शन में किसानों के साथ मनाने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्यायपूर्ण ताकतों से लड़ रहे किसानों के साथ दिल्ली से हूं। राहुल गांधी ने नए साल पर इस अंदाज में दी बधाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर आंदोलनरत किसानों का जिक्र करते हुए बधाई दी। राहुल गांधी ने नए साल पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों और मजदूरों के साथ दिल से हूँ। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। वह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कई बार सरकार की आलोचना कर चुके हैं। राहुल गांधी ने नए साल की बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, जैसा कि नया साल शुरू हो गया है, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया और उन लोगों का शुक्रिया करते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं का समर्थन करते हुए कहा, मैं दिल से उन किसानों और मजदूरों के साथ हूं जो सम्मान और गरिमा के साथ अन्यायपूर्ण ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को डर है कि इन कानूनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी और उन्हें बड़ी कंपनियों की दया पर रहना होगा। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर आश्वासन दे चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने लगाया आरोप, बोले बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़का रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पर बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सभी स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। अगर प्रदेश भाजपा के नेता किसानों को लेकर इतने ही चिंतित हैं, तो वे अपने केंद्र के नेताओं को सलाह दें कि वे दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की मांगों को माने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सर्दी में 1 महीने से धरना देने के कारण 40 किसान भाइयों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ठंड के दिनों में रात्रि के खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ होती है, इसलिए राजस्थान सरकार ने फैसला करके यह तय किया कि किसानों को सिंचाई हेतु दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए बजट में घोषणा की गई कि 1 अप्रैल 2023 तक 3 चरणों में राज्य के सभी जिलों में दिन में 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने का काम भी शुरू किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देखा गया कि कई जगहों पर भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सब स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। गहलोत ने कहा कि दबाव के कारण कुछ जिलों के अधीक्षण अभियंताओं ने अपने स्तर पर फैसला कर बिना बुनियादी ढांचे के दिन में बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश की। इससे पूरे बिजली सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और विद्युत आपूर्ति में समस्या आ गई। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में 3 फेज के साथ साथ सिंगल फेज बिजली देने में भी परेशानियां सामने आई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राजस्थान के किसानों के एक ग्रुप ने राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में जबरन घुसने की कोशिश की। करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन के दौरान करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों ने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हरियाणा में प्रवेश कर लिया। दर्जन भर से ज्यादा किसानों के ट्रैक्टर बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष के दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की गई। हालांकि किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आंदोलनकारी नहीं रुके। दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसान नेताओं का कहना है कि आधिकारिक तौर पर दिल्ली जाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की सुविधा। दूसरी ओर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 36 दिनों से टिके हुए हैं, जहां उन्हें कड़ाके की ठंड और सर्द रातों के साथ साथ बाकी कई चीजों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें से एक नेटवर्क की समस्या भी है। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसान भी अब अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे। सिंघू बॉर्डर पर अब कई जगहों पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। किसानों ने कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नेटवर्क की समस्या की शिकायत की थी। तभी केजरीवाल
केजरीवाल सरकार ने किसानों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने का ऐलान किया था। इससे पहले कृषि कानूनों के मसले पर केंद्र सरकार और 40 किसान संगठनों के बीच कल बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई। बैठक में 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मांगे नहीं मानने तक नहीं मनाएंगे नए साल का जश्न, सिंघू बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए साल का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक वह नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। 25 नवंबर से दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध कर रहे पंजाब के एक किसान हरजिंदर सिंह का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक उनके लिए कोई नया साल नहीं है। बुधवार को वार्ता के अंतिम दौर में सरकार ने बढ़ती बिजली की कीमतों और पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने को लेकर किसानों की चिंताओं पर बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वह अपनी मांगों के साथ सरकार के पास गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगे माननी ही होगी। किसानों का कहना है कि अगर सरकार को उनकी ताकत देखनी है तो वे अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। होशियारपुर के रहने वाले किसान भूपिंदर सिंह ने कहा कि कोठियों और बंगलों में रहने वाले लोग अब सड़कों पर सो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह साल भर भी सड़कों पर रहकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, बीजेपी ने घोंटा है लोकतंत्र का गला, 2022 में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई होगी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि भाजपा ने अपने कृत्यों से लोकतंत्र का गला घोंटा है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई लड़ी जानी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता पर भरोसा है कि वह लोकतंत्र को ना कमजोर होने देगी ना मरने देगी। सत्ता में खतरनाक लोग हैं। लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और समाजवादी व्यवस्था ने भाजपा का कोई वास्ता नहीं है। भाजपा की कुनीतियों से ऊबी जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। भाजपा अब सरकार में अपनी अनियमितताओं की जांच करने के लिए तैयार रहे। सपा नेता किसानों के संघर्ष के समर्थन में शांतिपूर्ण धरने के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल और जेल भेजे गए समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उपस्थित थे। पिछले 14 दिसंबर को संघर्षरत किसानों के समर्थन में जब समाजवादी लखनऊ में धरना दे रहे थे तब पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर पहले बर्बरता से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई घायल हो गए। पुलिस ने जबरन महिलाओं और दिव्यांगों को भी गिरफ्तारी की। 69 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। जेल में अपमानजनक व्यवहार किया गया। समाजवादी पार्टी ने आज उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेतृत्व ने आजादी की लड़ाई और आजाद भारत में भी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा और संघर्ष किया है। जेल यातना से समाजवादी झुकते नहीं हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग और आंसू गैस लाठीचार्ज से लोकतंत्र के कारवां को रोका नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का रहा है। भाजपा ने अपने कृत्यों से लोकतंत्र का गला घोंटा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस चाहती है कि विशेष सत्र का आयोजन हो, लेकिन राज्यपाल ने मिलने का समय नहीं दिया। हुड्डा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि सत्र आहूत करने के संबंध में राज्यपाल से मिलने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। विपक्ष के नेता हुड्डा ने कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों में से 2 पहले ही भाजपा जजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, जबकि जजपा के कई विधायक केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, हमने राज्यपाल को पहले भी पत्र लिखकर उनसे विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध करते हुए बताया कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है क्योंकि यह सरकार जनता के साथ कुछ विधायकों का विश्वास खो चुकी है। हुड्डा ने कहा, हमें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हमने मुलाकात का समय मांगा, लेकिन हमें बताया गया कि कोविड-19 के कारण वह नहीं मिलेंगे। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मध्य नवंबर में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। हुड्डा ने कहा, मेरे लंबे राजनीतिक सफर में यह पहली बार है कि जब राज्यपाल ने बिना कोई कारण बताए मिलने का समय नहीं दिया। हम एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की मांग को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। हुड्डा ने कहा कि भीषण ठंड में पिछले 36 दिनों से दिल्ली की सीमाओं और राज्य के दूसरे हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी गंभीर स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। विशेष सत्र का आयोजन होने पर ही ऐसा हो सकता है। रुख करते हैं अगली
खबर की तरफ, टीएमसी में भगदड़, कांग्रेस लेफ्ट ने कहा अल्पमत में है ममता सरकार, विधानसभा में साबित करे बहुमत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ दल टीएमसी में मची भगदड़ और ममता बनर्जी के आला मंत्री, एमएलए और नेताओं की बगावत के बाद बीजेपी में शामिल होने की होड़ के बीच विरोधी दल कांग्रेस और लेफ्ट ने दावा किया कि ममता सरकार पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। जिस तरह से टीएमसी से विधायक दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार अल्पमत में आ गई है। सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि राज्य की जनता का कांग्रेस और लेफ्ट पर विश्वास नहीं है। पिछले चुनाव में यह साबित हो गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, कांग्रेस को 40, लेफ्ट को 32, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को 3 और एक निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। लेकिन हाल ही में टीएमसी से दर्जनों एमएलए और नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा, जिस तरह से टीएमसी के विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उससे यह साफ नहीं है कि विधानसभा में वर्तमान में टीएमसी के पास कितने विधायक हैं। क्या ममता बनर्जी की सरकार के पास बहुमत है या सरकार अल्पमत में आ गई है? इसलिए यह जरूरी है कि सरकार विधानसभा का सत्र बुलाए और बहुमत साबित करे। माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा, टीएमसी के कई नेता और मंत्री पार्टी छोड़ दी है। वर्तमान में सरकार के पास कितने विधायक हैं, सरकार को यह साफ करना चाहिए। लेफ्ट और कांग्रेस ने इसके पहले भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था तथा फिर पेश करेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मिली अपमानजनक हार, सहयोगी जेजेपी का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को एक और अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। गठबंधन को बुधवार को प्रदेश में 2 नगर निगमों में महापौर की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को एक नगरीय निकाय में जीत मिली। सोनीपत नगर निगम में विपक्षी कांग्रेस ने महापौर का पद जीता, जबकि पंचकुला नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई। अंबाला नगर निगम में कांग्रेस के बागी विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस की उपिंदर और अहुलवालिया को 2057 वोटों के अंतर से हराकर पंचकुला के महापौर का चुनाव जीता। गोयल को 49,860 वोट मिले, जबकि अहुलवालिया को 47,803 वोट मिले। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा की वंदना शर्मा को 7,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। महापौर सीट के लिए कांग्रेस के निखिल मदान ने सोनीपत में बीजेपी के उम्मीदवार ललित बत्रा को 13,818 वोटों से हराया। हालांकि रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। भाजपा की पूनम यादव ने निर्दलीय उपमा यादव को 2,087 मतों से हराया। उकलाना नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सोनी को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता। सांपला में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पूजा ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत दर्ज की। रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा नगर समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार संदीप बोहरा को 632 मतों से हराकर अध्यक्ष बने। सिंह को 3,048 वोट मिले, जबकि बोहरा को 2,416 और जेजेपी के मान सिंह को 1,657 वोट मिले। पिछले महीने सोनीपत जिले की बरौदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त को 10,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। रविवार को नगर निकाय चुनावों में लगभग 60% मतदान हुआ था। भाजपा ने रेवाड़ी की नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष उम्मीदवार के अलावा तीनों नगर निगम सीटों पर मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को खड़ा किया था। इसने वार्ड चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीनों निगमों का मेयर चुनाव और रेवाड़ी का नगर पालिका चुनाव लड़ा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति, तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार रात को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर मंथन कर अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई है। इनमें राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के कृषि संशोधन बिलों को रोके जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 3 जनवरी को धरना देने का फैसला किया गया है। 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सप्ताह भर तक गाँव-गाँव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के 3 संशोधन विधेयक और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक राज्यपाल ने आगे नहीं भेजा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड-19, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना तथा कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम ने मंत्रियों को टास्क दिया कि वे अपने अपने विभाग का रिव्यू कर नए साल में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्लूप्रिंट तैयार करें। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत कृषि कानून
कानूनों को लेकर पहले भी केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर रहे हैं। वे लगातार ट्वीट के माध्यम से समय समय पर मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर और आक्रामक तरीके से किसानों के साथ आकर उनकी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का दावा, केंद्र ने माफ किए खरबों रुपए, इतने में 11 करोड़ परिवारों को मिलते 20-20 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के खरबों रुपए माफ कर दिया। उनका दावा है कि जितने रुपए माफ किए गए हैं उतने में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए मिल सकते थे। बता दें कि कोरोना संकट काल के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार से बार बार अपील की थी कि वह लोगों को कम से कम 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करें। राहुल के इस प्रस्ताव का नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी समर्थन किया था। वायनाड सांसद ने गुरुवार को ट्वीट किया कि 23 खरब 78 अरब 76 करोड़ रुपए का कर्ज इस साल मोदी सरकार ने कुछ उद्योगपतियों का माफ किया। इस राशि से कोविड से मुश्किल समय में 11 करोड़ परिवारों को 20-20 हजार रुपए दिए जा सकते थे। मोदी जी के विकास की असलियत। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बातचीत की पृष्ठभूमि में बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसान विश्वास नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्व के कुछ बयानों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 50 दिन दीजिए, नहीं तो हम कोरोना वायरस के खिलाफ 21 दिनों में युद्ध जीतेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।